हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा का जो है एनसीईआरटी गणित का तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि शुरुआत है तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। फिर उसके बाद इसके कुछ थ्योरी को देखूंगा, फिर उसके बाद जो है एक्सरसाइज पर चलूंगा। तो सबसे पहले यहाँ मैं देखता हूँ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये चैप्टर का नाम है, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो यानी कि रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि जिस चर का घात एक हो वो रैखिक समीकरण कहलाता है। अब साथ साथ उसमें चर अगर दो है तो वो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर अगर बोलना चाहें कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है, ऐसा हमने बोल दिया। लेकिन ये परिभाषा यहीं पर कंप्लीट नहीं आता, मुझे इसका कारण भी बताना पड़ेगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। मैंने ऐसा लिख दिया है, लेकिन मुझे यहाँ लिखना होगा जहां ए बी सी के बारे में, एक्स और वाई के बारे में, जहां एक्स तथा वाई दो चर है, दो क्या है, चर है कॉमा एवं, या एवं यहां लिख लेते हैं, एवं ए कोमा बी तथा सी कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक क्या है, संख्या है। साथ ही बोल देंगे ए बराबर नहीं होगा 0 और बी बराबर भी नहीं होगा 0, ये भी कंडीशन दे देंगे। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि x तथा y दो चर है, तो x और y के गुना का अगर 0 होता है तो वो समीकरण ही नहीं बनेगा। इसीलिए a और b कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। c क्या है, c एक अचर पद है, तो ये 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक शून्य सब हो सकता है। c क्या क्या हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक शून्य, क्योंकि ये क्या है, अचर पद है, और ये जो है यहाँ पर एक्स वाई चर है। तो यहाँ पर कंप्लीटली मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का इस तरह से मैं परिभाषित कर सकता हूं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। कब? जब x और y दो चर हो, दो क्या हो, चर है, एवं ये भी बात अगर परीक्षा में पूछ देता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, वैसे परीक्षा में पूछता नहीं है। परिभाषित करने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि x तथा y दो चर है एवं a b तथा c, a b यहाँ एवं में तथा लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, और लिखिए और a b तथा c जो है कोई वास्तविक क्या है, संख्या है। उसमें हम बता दिए कारण कि a बराबर नहीं होगा 0, b बराबर नहीं होगा 0, ये इसका परिभाषा है। अब आप चाहें तो इस परिभाषा को लिख सकते हैं, बाकी मैं इस परिभाषा को मिटा देता हूं। उसके बाद मैं चलता हूं कुछ थ्योरी पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब जो है मैं अब क्लास को कंटिन्यू करता हूं। यहाँ पर जो है अभी हमारे पीछे देख रहे हैं कि कुछ जो है यहाँ पर थ्योरी पढ़ना है,
आपको ये नियम जो है पता होना चाहिए, तभी आप जो है आप आगे क्लास में समझ पाइएगा। तो पूरा तरह समझिए और आप एकदम समझ सीएगा तो आपको याद यूं ही हो जाएगा। ठीक है, पूरा कंसंट्रेट रखिए दिमाग को यहाँ पर। कहीं भी दिमाग इधर उधर घूम रहा है तो पहले कोई काम है तो उसको कर लीजिए, उसके बाद आराम से देखिए इसको। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखा है अनुपातों की तुलना। यही 3 कंडीशन होता है, बस 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन याद रखना है। पहला कंडीशन है यदि कोई भी समीकरण, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, कोई भी समीकरण इस रूप में अगर लिखा होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा कोई समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस रूप में कभी भी 2 समीकरण युग्म दिया हुआ रहेगा तो उसका जो है अनुपातों की तुलना क्या क्या आएगा, चलिए देखिए। सबसे पहले अगर रहेगा a1 बाय a2 और बराबर नहीं हो b1 बाय b2, हम कह सकते हैं a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। जब ऐसा हो तो उसका जो ग्राफीय निरूपण होगा, अर्थात ग्राफ की प्रकृति, वो क्या होता है, ग्राफ की प्रकृति जो होता है यहाँ पर प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेदी हो जाएगा, अर्थात वो एक दूसरे को रेखा पर इस तरह से कट करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी ग्राफ होगा वो किसी तरह से काटेगा, इस तरह से प्रतिच्छेद करेगा दोनों रेखा आपस में। ठीक है, इस तरह से प्रतिच्छेदी हो जाएगा ग्राफ, कहीं भी आपस में एक दूसरे को काटेगा। किसी भी तरह से काट सकता है, ऐसे भी काट सकता है, ऐसे भी यहाँ पर भी काट सकता है। काटने का वो नियम है कि वो अपना किसी भी तरह से काटेगा, लेकिन काटेगा जरूर, कहीं भी कोई बिंदु पर काटेगा, बट काटेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। अब अगर ऐसा हो a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2, उसमें संगत होगा कि असंगत, तो आप बोलिएगा कि वहां जो होगा संगत होगा। क्या होगा, संगत। ठीक है, हल को हम बोल सकते हैं बीजगणितीय निरूपण। ठीक है, बीजगणितीय निरूपण या हम बोल सकते हैं हल। उसका हल कैसा होगा, सर हल होता है अद्वितीय। कैसा हल होता है, अद्वितीय हल होता है इस कंडीशन में, या हम बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, एक हल। कौन सी, एक हल, एक हल बोल सकते हैं। ठीक है, याद है आप, अद्वितीय का मतलब होता है कि एक हल, अर्थात ये जो एक्स वाई चर है, इसका एक्स का भी एक मान आएगा और वाई का भी एक मान आएगा। ठीक है, अब उसके बाद अब आगे यहाँ पर दूसरा कंडीशन पर मैं चलता हूं। दूसरा कंडीशन का कहना है कि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नहीं है c1 बाय c2। इस तरह से यहाँ पर ये दिया हुआ, अगर इस तरह से अगर आ रहा है तो मेरा जो ग्राफीय निरूपण होगा वो ग्राफीय निरूपण समांतर होगा। कैसा होगा सर, समांतर होगा। यानी हम ग्राफ खींचेंगे ना, कि दोनों रेखा का एक समीकरण ये रेखा बनेगा, एक दूसरा समीकरण का दूसरा रेखा बनेगा, वो दोनों रेखा आपस में इस तरह से समांतर होगा, अर्थात एक दूसरे को कभी छुएगा नहीं, कट नहीं करेगा। या हम कह सकते हैं कि दोनों रेखा अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होगा, या अनंत पर जाकर के मिलेगा। लेकिन अब वहां भी जाइएगा तो वो मिला हुआ नहीं रहता है। जिस तरह से रेलवे का पटरी में होता है, दोनों एकदम समांतर होता है, उसी तरह से ये दोनों रेखा आपस में समांतर रहेगा। ठीक है, इस कंडीशन में अगर a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नहीं है c1 बाय c2, तो संगत होगा कि असंगत, तो आप वहां पर बताइएगा असंगत। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में अगर पूछता है ऑब्जेक्टिव नंबर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो ये सब वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बहुत बढ़िया काम करता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। हल इसका क्या होगा, कोई हल नहीं, इसका हल ही नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं। ठीक है, आप क्या बताइएगा, कोई हल नहीं। फिर उसके बाद तीसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन का कहना है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय
C2 इस तरह से। ठीक है, तो अब की बार क्या है, कहीं भी नहीं कटा, सब का सब बराबर हो गया। अगर तीनों ये जो है तीनों आपस में बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में ग्राफीय निरूपण क्या होगा, तो ग्राफीय निरूपण जो होगा वो होगा समपाती। क्या होगा, समपाती। समपाती होता है दोस्तों। ठीक है, समपाती का मतलब होता है यदि इस रेखा का हम ग्राफ इस तरह से जा रहा है तो दूसरी रेखा का भी ग्राफ इसी पर से जाएगा। ठीक है, इसी पर से जाएगा। मैं थोड़ा मोटा बना देता हूं ताकि लगे कि दोनों रेखा एक ही पर से गया। ठीक है, दोनों एक के पर जाएगा, उसी को बोलते हैं समपाती। कोई भी ग्राफ कन हो जाएगा, कन कटेगा नहीं, दोनों एक के पर जाएगा। ठीक है, और संगत होगा कि असंगत, संगत होगा। ठीक है, लेकिन कैसा संगत होगा सर, आश्रित संगत। हम इसको सिर्फ संगत नहीं बोलेंगे, शुद्ध संगत जो होता है वो ये होता है इस कंडीशन वाला। ये जो संगत होगा ये आश्रित संगत होता है। कैसा संगत होता है सर, आश्रित संगत होता है। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, आश्रित संगत। हल कैसा होता है, तो सर हल होता है इसका अनेक हल, यानी इसका अनगिनत हल होगा। ठीक है, बता नहीं पाइएगा कौन सा हल होगा, इसीलिए एक्स और वाई का मान अनगिनत होगा। अनेक हल क्या बोलेंगे, अनेक हल इसका हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर मैं यहाँ दोनों समीकरण का इस तरह से कंडीशन लिख लिया हूं। आप जो है इसको बिल्कुल ही याद रखिए। देखिए याद रखना बिल्कुल आसान है। पहले क्या है, शुरू में कट गया, 2 नंबर में दूसरा नंबर पर कटा है, 3 नंबर में कहीं कटा ही नहीं। तो सबसे पहले कंडीशन को याद कीजिए, उसके बाद आपको याद कर ये हो जाएगा। कंडीशन याद नहीं रहेगा, ये आपको याद नहीं होगा। पहला कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। दूसरा कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2। यहाँ कट गया तो यहाँ c1/c2 ये बराबर नहीं है c1/c2। अब ये सब का सब बराबर है, तो पहले अगर कट जाता है तो ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होगा। शुरू में कट गया, काट दिया, प्रतिच्छेदी हो गया। संगत या असंगत, सर शुरू में कट गया है, संगत हो गया। हल कैसा होगा, अद्वितीय, मतलब एक बार कटा है तो क्या हो जाएगा, एक हल होगा, अर्थात अद्वितीय हल ओकरे बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन में वहां पर अद्वितीय हल रहेगा। दूसरा कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। एगो कहावत है, अंत भला तो सब भला। तो देखिए इधर से ठीक ठाक आया, यहाँ आके कट गया, इसका कोई हल होगा नहीं होगा। पहले हल याद कर लीजिए, कोई हल नहीं होगा। जब हल नहीं होगा तो संगतो नहीं होगा, असंगत होगा। ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ जो होगा इसका समांतर होगा, अर्थात ग्राफीय निरूपण जो रेखा होगा वो समांतर रेखा होगा। ठीक है, तीसरा है कि सब बराबर हो गया, तो सब भला तो सब हो जाएगा हल। तो यहाँ पर हल इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल। और इसका संगत या असंगत, आश्रित संगत। और रेखा ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। इस तरह से जो है आप बिल्कुल ही घर में बैठ करके याद कीजिएगा, 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, तो बार बार जो है सवाल बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। ये याद कीजिएगा तो आपको आगे सवाल समझ में आएगा। तो चलिए मैं अब चलता हूँ प्रश्नावली 3.1 के सवाल को हल करता हूँ, तब तक आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं अब प्रश्नावली अर्थात एक्सरसाइज 3.1 के सवाल को देखने वाला हूँ। सवाल नंबर 1 कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, केवल व्यक्त करना है, हल नहीं कहता है करने के लिए, सिर्फ व्यक्त करना है। तो चलिए, आफ्ताब और उसकी पुत्री है, तो दोनों का यहाँ जो है आयु, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मान लेता हूं कि आफ्ताब का वर्तमान आयु, ठीक है, दोनों अलग अलग मान लो। तो माना कि यहाँ पर मैं लिख देता हूं सवाल नंबर 1 का, यहाँ पर एक ही नंबर सवाल है, ठीक है, रोमन नंबर नहीं। यहाँ आप लोग मान लीजिए, माना कि आफ्ताब, कौन जी कहता है, आफ्ताब
आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। मान लिया आफ्ताब आफ्ताब की पुत्री यानी उसकी पुत्री पुत्र है, ये पुत्री सरपुत्री है, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ y वर्ष। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा y वर्ष में मान लिया। ठीक है, अब प्रश्न जैसे जैसे कहेगा वैसा वैसा मैं करता जाऊंगा। तो वो कहता है 7 वर्ष पूर्व। एक बात बता देते हैं, कंसेप्ट सीखिए थोड़ा सा। अगर जो वर्तमान उम्र होगा, क्या होगा, वर्तमान जो उम्र होता है यानी आयु, उससे अगर आप पीछे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो आप आयु को घटाइएगा। अगर वर्तमान उम्र से आगे जा रहे हैं तब आयु को जोड़िएगा। पूर्व, पश्चात, बाद, पीछे, इस सब बात को अगर नहीं समझ में आता है तो एक चीज लास्ट में जरूर पढ़िएगा कि था थे भी थी बोलता है कि गागे गी बोलता है। अगर आपको बोलेगा गा गी गे, हम आपको टेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, चाहे ऐसा कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि बोलने के बाद, कथन पढ़ने के बाद बोलेगा गा गे गी, तो उमन उतना वो जोड़ दीजिएगा, दोनों में जोड़िएगा, पुत्री और जो होता है उसके पिताजी दोनों में जोड़ना है। अगर बोलेगा था थी थे, तब उम्र को घटा दीजिएगा, क्योंकि वो पास्ट में चला जा रहा है। वर्तमान उम्र से पीछे जाएगा तो घटेगा, वर्तमान उम्र से आगे जाएगा तो जुटेगा। ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये सब सारे चीज। अब यहाँ आप सवाल को पढ़िएगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, अब पूर्व का मतलब पीछे जा रहा है, लेकिन नहीं समझ में आता है तो आगे आप पढ़िए। 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था है तो 7 दोनों में घटेगा। तो देखिए प्रश्न से मैं यहां पर लिखता हूं, प्रश्न से जब चलिएगा तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता 7 वर्ष पूर्व, 7 अपनों में घटेगा, आफ्ताब भी पीछे जाएगा, और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री भी जाएगी। अब मैं इस चीज को थोड़ा देर के लिए मिटा देता हूं। कह रहा है कि ये दोनों पूर्व दोनों पीछे चला गया 7 वर्ष, वह 7 गुनी आयु का था। क्या था 7 गुनी आयु का? आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, यानी ये पुत्री से ये जो आफ्ताब है ये 7 गुनी है। तो मेरा कहना है कि हम एगो चिन्ह देते हैं बराबर के, मुझे उम्र बराबर करना है। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व जो है उम्र दोनों का क्या करना है, बराबर करना है। तो ये है 7 गुना, एकरा में नहीं करके ओकर पुत्रीय में कर देते हैं, अर्थात पुत्री में 7 से गुना करेंगे तो ये उम्र आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही गुना गुनी समझ में नहीं आता है विद्यार्थी को। ठीक है, तो किसने गुना करेगा सर, ये चिन्ह देखिए, चिन्ह है बराबर का, तो मैं गुना किसमें करूंगा, पिताजी में नहीं करूंगा, नहीं तो उम्र होकर ज्यादा ये रह जाए। मुझे चिन्ह यहाँ बराबर का दिया हुआ है, उम्र बराबर करना, इसीलिए मैं इसमें गुना किया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे समीकरण बन जाएगा। तो x माइनस 7 बराबर 7 गुने y, 7 y माइनस ये 7। ठीक है, ये y इधर ले आइए, तो x माइनस 7 y बराबर ये देखिए यहाँ, सॉरी 7 नहीं होगा, यहाँ पर 7 7 49 में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो गया माइनस क्या हो गया 49, फिर उसके बाद ये माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस 7 बन जाएगा, अर्थात यहाँ हो गया x माइनस 7 y बराबर, इसको माइनस 49 में 7 जुटेगा तो माइनस 42 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको चाहें तो समीकरण 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर पुनः चलेंगे, पुनः प्रश्न पढ़ेंगे, ये अभी आधे हल हुआ है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, 2 स्टेप में पूरा तरह समीकरण बनेगा। आप पुनः पढ़िएगा तो पुनः कहता है कि
अब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, बाद आपको नहीं समझ में आता है कि आपको जोड़ना है घटाना है तो आगे पढ़िए। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो गागेगी आया उम्र जुटेगा। तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जो है पुनः चलिएगा तो एक्सों में 3 जोड़ेंगे, क्योंकि 3 वर्ष बाद बैठल नहीं रहेगा, बाप बढ़ेगा तो बेटी बैठल नहीं रहेगा, बेटी बढ़ेगी तो बाप बैठल नहीं रहेगा, दोनों जाएगा 3 वर्ष बाद। तो दोनों में जोड़िएगा, y में भी जोड़ देंगे और x में भी जोड़ देंगे, और 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा तो बाप हो जाएगा 3 गुनी, लेकिन एक राम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ चिन्ह देता हूँ बराबर का, इसी वजह से 3 से जो गुना करूंगा वो किसमें, उसकी पुत्री में कर दूंगा, उसकी बिटिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 3 बराबर 3 गुना y, 3y + 3 3 9 होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या है, दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर उसके बाद इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ x, इसको इधर ले आऊंगा तो -3y बराबर ये हो जाएगा 9, 3 उधर जाएगा तो -3 होगा, ये हो गया x - 3y बराबर कितना 6 हो गया, और ये समीकरण मेरा कौन सा हो गया सर, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से ये इस सवाल का जो आंसर यहीं पर छोड़ा जा सकता है, क्योंकि कह रहा है कि बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए, तो सवाल को यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। हल करने के लिए कहता तो हल करते, क्योंकि हल करने के लिए कह नहीं रहा है, आगे हल करने के लिए कहेगा। ठीक है, आगे जब 3.2 में जाइएगा, 3.3 में जाइएगा तो वहां पर बोलता है हल करने के लिए। आप इसको नोट कीजिए, मैं आगे जो है मिटा देता हूं, फिर मैं चलूंगा सवाल नंबर 2 पर, आप इसका नोट डाउन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है अब सवाल नंबर 2 पर चलता हूँ। सवाल नंबर 2 का कहना है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला 6 गेंद खरीदा, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए यहाँ पर देखिए, 3900 रुपया है, तो उसमें 3900 में पहले 3 बल्ला 6 गेंद होगा। सबसे पहले यहाँ पर एक बल्ले का कीमत मानेंगे और एक गेंद का कीमत मानेंगे। तो 2 नंबर सवाल का कहना है, पहले मान लेते हैं, माना कि एक बल्ले का कीमत, एक बल्ले का कीमत, एक बल्ले का कीमत जो है वो कितना है, x रुपया मान लिए। फिर मानते हैं एक गेंद, क्या मान लेते हैं, एक गेंद का कीमत जो है मैं मान लेता हूं y रुपया। ठीक है, एक बल्ले का कीमत x रुपया और एक गेंद का कीमत जो है यहाँ पर मैं मान लिया हूं y रुपया। अब प्रश्न से चलता हूं, प्रश्न से चलूंगा तो प्रश्न का कहना है कि वो जो है यहाँ पर 3 बल्ला 6 गेंद, 3 बल्ला, एक बल्ला का x रुपया, तो 3 बल्ला का कितना 3x, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 6 गेंद, एक गेंद का दाम कितना y रुपया, तो 6 गेंद का 6y रुपया, अर्थात मैं यहाँ पर 6y बोल सकता हूँ। और इस सब रुपया टोटल बल्ला और गेंद मिला कितना रुपया लगा, लेकिन रुपया लगा एक्चुअल में कितने है, तो 3900 रुपया मिला के दिया है। ठीक है, यहूं छोड़ सकते हैं या नहीं तो 3 कॉमन कर सकते हैं, x प्लस यहाँ पर 2y हो जाएगा बराबर ये 3900 रुपया हो गया। 3 से इसको शहीद कर दीजिए तो 39 1300 बार में कट जाएगा, तो x प्लस 2y बराबर ये कितना हो गया 1300 हो गया, और ये समीकरण मेरा निकल के आ गया कितना 1। पुनः चलिए अगेन, पुनः प्रश्न को पढ़िए, अधे अभी हल हुआ। आगे कहता है कि बाद में उसने फिर एक और बल्ला और उसी प्रकार के 2 गेंद, एक बल्ला का कीमत हम x रुपया मानवे किए, ये हो गया x प्लस, फिर कहता है 2
यहाँ पर क्या कह रहा है, दो उसी प्रकार के गेंद, एक गेंद का कीमत ₹y तो दो गेंद का कितना है ₹2, और टोटल उसको कितना रुपया देना पड़ा है सर, ₹1300 देना पड़ा है। देखिए ना, ये समीकरण बन जाएगा कितने सर, ये समीकरण बन जाएगा 2। इस तरह से मैं यहाँ पर दूसरा सवाल को हल कर लिया हूँ, आप इसका नोट डाउन कीजिए। मैं चलता हूँ तीसरा सवाल पर। तो चलिए दोस्तों, मैं 3 नंबर सवाल को पढ़ता हूँ। 3 नंबर सवाल का था 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर। देखिएगा जिससे पानी नहीं गिरे। वैसे यहाँ पर कह रहा है 2 केजी सेब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य जो है किसी दिन ₹160 था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति में वह बीजगणितीय रूप में इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए कहता है। तो जिस तरह से 2 नंबर है सेम, वहाँ क्रिकेट बल्ला और बॉल है, यहाँ सेब अंगूर है, उन्हें मान लेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि 1 केजी, माना कि 1 केजी सेब का कीमत या 1 केजी सेब का कुल मूल्य, 1 केजी सेब का कीमत लिखो, अच्छा रहेगा, कीमत बराबर ₹X और 1 केजी कौन सी है, अंगूर ना है, अंगूर है। वैसे अभी तो अंगूर का समय न है, हम जिस समय में अभी पढ़ा रहे हैं आपको, अंगूर का कीमत बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा ₹Y। ठीक है, इस तरह से मैं मान लिया। अब आगे कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न से लिखता हूं, प्रश्न से चलूंगा। तो प्रश्न से कहता है कि 2 केजी सेब, देखिए 1 केजी सेब का कीमत ₹X माने हैं, तो 2 केजी सेब का कीमत कितने होगा 2x, तो यहाँ हो जाएगा 2x। फिर उसके बाद आगे कहता है यहाँ पर कि 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का दाम कितने है ₹Y, तो यहाँ हो गया Y। और टोटल रुपया इतना लगा, लेकिन एक्चुअल में अंक में कितना दिया है टोटल रुपया ₹160 लगता है। इसको हम मान लेंगे समीकरण कितना 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर पुनः चलेंगे, सवाल पूरा नहीं हुआ है, पुनः चलेंगे। पुनः कह रहा है 4 केजी सेब, 1 केजी सेब का x है, तो 4 केजी सेब का कितना हो जाएगा 4x प्लस, फिर कहता है 2 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का y है, तो 2 केजी का कितना हो जाएगा 2y, और रुपया कितना देना पड़ा है ₹300 देना पड़ा है। इसको और हल कर सकते हैं या यहीं पर छोड़ सकते हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं, इधर में आ रहा, ये हो जाएगा 2x प्लस y बराबर ये हो गया 300, ये 2 से शहीद हो जाएगा 150 बार, अर्थात 150 बार। तो ये मिल गया कितना 2x प्लस y बराबर 150, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण कितना सर, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हो गया कौन सा समीकरण नंबर 2। तो चलिए, ये रहा जो है आपका 3.1 का सफर एनसीईआरटी का। बाकी जो है आपको ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए।